So let's get started with basic versus applied psychology. So it may be noted that at this point, various areas put under the rubricus of basic and applied psychology are identified only on the basis of their emphasis on the study of certain subject matter and broadened corners. तो जब हम बात कर रहे हैं बेसिक की या फिर अप्लाइड की, तो ये हम तब बात करते हैं जब हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं किस चीज़ के बेसिस पे कि वो किस मतलब पर्टिकुलरली वो किस चीज़ की स्टडी पे एम्फेसिस कर रहा है, यानी किस चीज़ की स्टडी पे फोकस कर रहा है। देयर इज़ नो शार्प क्लीवेज बिटवीन रिसर्च एंड एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी। कोई भी एक शार्प पॉइंट नहीं है जिसके जहाँ पे आप ये कह सको कि हाँ इस एज से यहाँ को जो है वो रिसर्च की बात कर रहे हैं हम, और इससे इधर को हम एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बेसिक साइकोलॉजी प्रोवाइड अस विथ थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। तो जब हम बेसिक साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं तब हम बात करते हैं थ्योरीज़ की और जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनकी, जो कि क्या कर रहे हैं उस एप्लीकेशन की, मतलब उस बेसिस हैं उस एप्लीकेशन की of psychology. And applied psychology provides us with a different context in which the theories and principles are derived from research can be meaningfully applied. तो ऑन द अदर हैंड जब हम मतलब अगर हम बात कर रहे हैं किसकी अप्लाइड साइकोलॉजी की, तो वो क्या प्रोवाइड करती है हमको, डिफरेंट थ्योरीज प्रोवाइड करती है जो उसके प्रिंसिपल डराइव होते हैं रिसर्च से, और उनकी मीनिंगफुली उनको क्या करती है, अप्लाई करती है। ऑन द अदर हैंड रिसर्च इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इवन दोज फील्ड ऑफ साइकोलॉजी दैट आर मेनली कैरेक्टराइज्ड बाय सबसम्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन। और वहीं पे ये जो रिसर्च है वो एक इंटीग्रल पार्ट है, यानी कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसी से एक जुड़ा हुआ पार्ट है उन फील्ड्स का भी, साइकोलॉजी का, जो क्या है मतलब जो एप्लीकेशन की कैटेगरी में आती हैं। तो वहाँ पे भी हमें रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है। सो ड्यू टू एवरी इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ साइकोलॉजी इन डिफरेंट सेटिंग्स, तो क्योंकि साइकोलॉजी की क्या है बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंग डिमांड है बहुत सारे फील्ड्स में, दैट वर रिगार्डेड एज प्राइमरीली रिसर्च ओरिएंटेड, जो कि स्पेशली रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं, इन प्रीवियस डिकेड्स हैव ऑल्सो ग्रेजुअली टर्न्ड इनटू एप्लीकेशन ओरिएंटेड। और क्या है ये पहले के डिकेड्स में ये किस तरीके से हुआ है, एक ग्रेजुअली ये एप्लीकेशन ओरिएंटेड हो गया है। न्यूली इमर्जिंग डिसिप्लिन्स लाइक अप्लाइड एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी एंड अप्लाइड डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इंडिकेट दैट इट in fact all psychology has potential of application and basically applied in nature। तो अब जैसे न्यूली जो इमर्जिंग डिसिप्लिन्स हैं, यानी कि जो आजकल नए नए डिसिप्लिन्स निकल के आ रहे हैं अप्लाइड एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के, या फिर जो अप्लाइड हम सोशल साइकोलॉजी कहते हैं या डेवलपमेंटल साइकोलॉजी कहते हैं, तो इससे हमें ये चीज़ पता चलती है कि जो साइकोलॉजी है उसमें उसकी जो पोटेंशियल है एप्लीकेशन की, वो बेसिकली हम हर नेचर में उसको अप्लाई कर सकते हैं। दस देयर इज सीमिंगली नो फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन रिसर्च एंड एप्लीकेशन साइकोलॉजी। तो ऐसा कुछ फंडामेंटल डिफरेंस नहीं है कि हाँ ये यहाँ से रिसर्च है या फिर यहाँ से अप्लाइड है। These activities are highly interrelated and mutually enforcing। तो ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं दोनों की, ये बहुत ज़्यादा क्या है, इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से, और म्यूचुअली री इन्फोर्सिंग है, यानी कि एक दूसरे के साथ अप्लाई होती हैं। देयर म्यूचुअल इंट्रैक्शन एंड pervasive influence on each other have become so specific that several offshoots have emerged in recent years। तो क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा म्यूचुअल इंटरेक्शन है और परवेसिव इन्फ्लुएंस है एक दूसरे के साथ, तो ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाता है। बहुत सारे जो ऑफ शाउट्स जो इमर्ज हुए हैं रिसेंट ईयर्स में उनके साथ, विथ वेरी स्पेसिफिक एम्फेसिस ऑन देयर सब्जेक्ट मैटर। दस इकोलॉजिकल साइकोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी, क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी, इतनी सारी साइकोलॉजी हैं, बायोलॉजिकल, स्पेस, कॉग्निटिव, जो हमने मेंशन किए हैं, इनमें से कुछ हमने मेंशन किए हैं, हैव कम अप एज न्यू एंड फ्रंटियर एरिया ऑफ रिसर्च एंड एप्लीकेशन। तो ये जो फील्ड हैं ये क्या है, ये बेसिकली नए
नए आज के टाइम पे क्या है, नई मतलब नई रिसर्च के लिए ये आगे आ रहे हैं, एंड एप्लीकेशन दैट प्रीवियसली फॉर्म्ड पार्ट ऑफ अदर फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। और इसके अलावा जो दूसरे फील्ड थे वो क्या थे, फॉर्म्ड पार्ट थे साइकोलॉजी के। दीज न्यूली डेवलपमेंट require highly specified research skills and training on the part of researchers that ever before। तो ये जो न्यूली डेवलपमेंट्स हैं ये क्या चाहिए, इनको हाई स्पेसिफाइड रिसर्च स्किल्स चाहिए होती हैं और ट्रेनिंग चाहिए होती हैं जो कि रिसर्च का पार्ट है। सो नेक्स्ट वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन्स। So any disciplines which deals with people would definitely recognize the relevance of knowledge of psychology। तो वो कोई भी डिसिप्लिन, कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पे लोगों की बात कर रहे हैं हम, जो डील कर रहा है लोगों के साथ, उसको हम कैसे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, हम उसकी रिलेवेंस को, हम उसकी जो रिलेवेंस है यानी कि उस रिलेटेड जो है वो हम नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी से हम उसको रिलेवेंट कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। सिमिलरली साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो एक्नॉलेज द रिलेवेंस ऑफ अदर डिसिप्लिन्स इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। इसके अलावा जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनका जो जहाँ पे भी ह्यूमन बिहेवियर को समझने की बात आती है वहाँ पे हम उन्हें एक्नॉलेज कर सकते हैं। दिस ट्रेंड हैज़ लेड टू द इमर्जेंस और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। तो ये वाला जो ट्रेंड है ना, ये एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है इस फील्ड में। Researchers and scholars in social science and humanities have felt the significance of psychology as a discipline। तो जो रिसर्चर्स हैं और जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने साइंस को और सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ को एक सिग्निफिकेंस मतलब एक सिग्निफिकेंट डिसिप्लिन समझा साइकोलॉजी का। क्लियरली शोज़ द रिलेशन ऑफ साइकोलॉजी विद अदर डिसिप्लिन। तो ये क्या दिखाता है, जो साइकोलॉजी है उसका रिलेशन दूसरे डिसिप्लिन्स के साथ। इन स्टडिंग ब्रेन एंड बिहेवियर साइकोलॉजी शेयर इट्स नॉलेज विद न्यूरोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोलॉजी, मेडिसिन एंड कंप्यूटर साइंस। तो अब क्योंकि हम ब्रेन की बात कर रहे हैं और बिहेवियर की बात कर रहे हैं, तो जो साइकोलॉजी होता है वो अपना नॉलेज इन जो डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं इनके साथ शेयर करता है। In studying human behavior, its meaning, growth and development in a socio-cultural context, psychology shares its knowledge with anthropology, sociology, social work, political science and economics। तो जब हम सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो वो इतने सारे फील्ड्स के साथ अपना क्या करता है, डिसिप्लिन, अपना नॉलेज और अपना मतलब चीज़ें शेयर करता है, नॉलेज शेयर करता है। इन स्टडिंग मेंटल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व्ड इन क्रिएशन ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट, म्यूज़िक एंड ड्रामा, साइकोलॉजी शेयर इट्स नॉलेज विद लिटरेचर, आर्ट एंड म्यूज़िक। अब इसके बाद कुछ जो डिसिप्लिन्स हैं वो हमें दिए हैं। सबसे पहले है फिजियोलॉजी, मतलब ये बेसिकली अलग अलग फील्ड में इनका एप्लीकेशन किस तरीके से हुआ है ये चीज़ दिखाई हुई है। तो जब हम फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं तो 19th सेंचुरी में कुछ क्या थे, सर्टेन कंसर्न दैट आर नाउ पार्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजी, लाइक व्हाट इज़ द नेचर ऑफ माइंड और हाउ डू ह्यूमन कम टू नो देयर मोटिवेशन। किस तरीके से जो इंसान है उसे अपना मोटिवेशन पता चला, उसको अपना इमोशन पता चला, ये सारी चीज़ें फ़िलासफ़र्स जो थे फ़िलासफ़ी से कंसर्न थी। इसके बाद जो 19th सेंचुरी है उसमें क्या हुआ, जो वुंड है और जो अदर जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये एक्सपेरिमेंटल अप्रोच जो थी इन क्वेश्चंस को और इन जो इन कंटेम्प्रेरी जो साइकोलॉजी है इसको इमर्ज करने में इन्होंने एक्सपेरिमेंटल अप्रोच अपनाई। डिस्पाइट द इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी एज अ साइंस, इट ग्रेटली ड्रॉज द फिलोसफी particularly with respect to methods of knowledge, knowing and various domains of human behavior। इसके अलावा की जो साइकोलॉजी है वो एक साइंस है जो कि क्या है, एक बहुत ज़्यादा मतलब फ़िलासफ़ी और पर्टिकुलरली इन नॉलेज के मेथड ऑफ इनसे क्या होती है, इमर्ज होती है। उसके बाद नेक्स्ट है वी हैव मेडिसिन। तो मेडिसिन यानी कि डॉक्टर्स हैव रियलाइज दैट मैक्सिमम हेल्दी बॉडी रिक्वायर्स अ हेल्दी माइंड।
तो मेडिसिन डॉक्टर्स ने ये चीज़ रियलाइज़ की कि अगर एक इंसान की बॉडी उसे हेल्दी चाहिए तो उसके लिए उसे एक हेल्दी माइंड की ज़रूरत होगी, जो कि एक्चुअली ट्रू है। अ लार्ज नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स नाउ एम्प्लॉय साइकोलॉजिस्ट। तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स में साइकोलॉजिस्ट होते हैं और इनका रोल क्या होता है कि ये लोगों को क्या करते हैं, engaging in health hazardous behavior and in adhering to the prescribed doctor regimen are of the important areas where the two disciplines have come together. तो अब ये एक ऐसा फील्ड है मेडिसिन का जहाँ पे जो मेडिसिन है और उसके साथ में जो है ये इस डिसिप्लिन को लेके आए हैं, मतलब दोनों एक साथ चलते हैं। जैसे कि जो पेशेंट्स होते हैं जो कि कैंसर से या एड्स से या फिर किसी भी फिज़िकल चैलेंज से डील कर रहे हैं, और हैंडलिंग पेशेंट इन द इंटेंसिव केयर यूनिट and patients during post-operative care, doctors have also felt the need for psychological counseling. तो इन सब केसेस में डॉक्टर्स को ऐसा लगता है कि जो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है उसकी ज़रूरत होती है। अ सक्सेसफुल डॉक्टर लुक्स एट द साइकोलॉजिकल एज वेल एज फिज़िकल वेलबींग ऑफ द पेशेंट। तो अगर एक डॉक्टर अच्छा है तो वो साइकोलॉजिकल भी और क्या फिज़िकल भी दोनों ही तरीके की वेलबींग देखेगा पेशेंट्स में। उसके बाद है फील्ड जो है वो है इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी। सो क्या है, जो सोशल साइंस की सिस्टर्स हैं, मतलब कि जैसे इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी एक दूसरे के साथ क्या होती हैं, मतलब एक दूसरे के साथ रिलेटेड होती हैं एक दूसरे से। सो दीज थ्री हैव ड्रॉन कंसीडरेबली फ्रॉम साइकोलॉजी एंड हैव इनरिच्ड इट एज वेल। तो ये जो तीन फील्ड है इन्होंने क्या किया है, मतलब ये कंसीडरेबल मतलब एक साथ हम कंसिडर कर सकते हैं साइकोलॉजी को इनमें, एंड हैव इनरिच्ड इट एज वेल। साइकोलॉजी हैज़ कंट्रीब्यूटेड अ ग्रेट डील टू स्टडी माइक्रो लेवल इकोनॉमिक्स बिहेवियर। तो माइक्रो लेवल का जो इकोनॉमिक बिहेवियर है उसको समझने में साइकोलॉजी ने बहुत हेल्प की है, पर्टिकुलरली इन अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर, स्पेशली कंज्यूमर के बिहेवियर को समझने में, उसके सेविंग्स को समझने में और उसका जो डिसीजन मेकिंग होता है उसे समझने में। American economists have used data on consumer sentiments to predict economic growth। तो अमेरिकन जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने ये चीज़ इस्तेमाल की किस तरीके से हम जो डाटा कंज्यूमर्स हैं उनके सेंटिमेंट्स के साथ प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम इकोनॉमिक ग्रोथ को। 3 scholars who have worked on such problems have received the Nobel Prize। तो इकोनॉमिक्स में इन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता है, उनका नाम क्या है, एच सिमोन, डी कैनेमन एंड टी शेलिंग। तो इनके लाइक इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस टू ड्रॉ कंसीडरेबली फ्रॉम साइकोलॉजी, पर्टिकुलरली इन अंडरस्टैंडिंग इशूज़ रिलेटेड टू एक्सरसाइज ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। तो किसके साथ, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ जो साइकोलॉजी है उसने भी ये चीज़ समझी, पर्टिकुलरली जब हम इश्यूज़ की बात कर रहे हैं जहाँ पे हम पावर को पावर की बात कर रहे हैं, या फिर जब हम अप्लाई करते हैं अथॉरिटी को, जो नेचर है पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स का उसको, और जो उनका रिजोल्यूशन है और जो वोटिंग बिहेवियर है। Sociology and ecology come together to explain and understand the behavior of individual within different socio-cultural context। तो सोशियोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी एक साथ आती हैं तब जब हम किसी बिहेवियर की बात कर रहे हैं किसी इंडिविजुअल की डिफरेंट सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में, वहाँ पर ये दोनों साथ में आती हैं। उसके बाद इश्यूज़ रिलेटेड टू सोशलाइजेशन, ग्रुप एंड कलेक्टिव बिहेवियर आर इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट्स गेन फ्रॉम बोथ डिसिप्लिन्स। तो जो इश्यूज़ आ रहे हैं जो रिलेटेड हैं सोशलाइजेशन से, ग्रुप से, और जो इनका कलेक्टिव बिहेवियर है इंटर ग्रुप्स का, कन्फ्लिक्ट्स का, इन दोनों डिसिप्लिन्स में। देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ कंप्यूटर साइंस। So from the very beginning, the efforts of computer science has been mimicking the human mind।
तो स्टार्टिंग से जब हम शुरुआत से बात कर रहे हैं, तो जो ह्यूमन का ब्रेन होता है, बेसिकली हम जो कंप्यूटर्स हम यूज़ कर रहे हैं वो ह्यूमन के ब्रेन को क्या कर रहा है, मिमिक कर रहा है, उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। और वन कैन सी इट इन टर्म्स ऑफ हाउ अ कंप्यूटर इज़ स्ट्रक्चर्ड। हम ये चीज़ देख सकते हैं कि कंप्यूटर किस तरीके से जो है स्ट्रक्चर्ड है। इट्स मेमोरी ऑर्गेनाइज्ड, सीक्वेंशियल एंड साइमल्टेनियसली। जो इसकी मेमोरी है वो ऑर्गेनाइज्ड है, एक मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से है, एक सीक्वेंस में है, और क्या है, साइमल्टेनियस है, यानी कि पैरेलली हम रीड करते हैं। प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग है उसे। कंप्यूटर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स आर सीकिंग टू मेक कंप्यूटर्स नॉट ओनली more and more intelligent but also machine with which can sense and feel। तो जो कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं और जो इंजीनियर्स हैं वो हमेशा ये चीज़ कोशिश करते हैं कि कंप्यूटर हम सिर्फ एक जो कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इंटेलिजेंस का हो और जो क्या चीज़ सेंस भी कर सके और फील भी कर सके। So development in both these disciplines have brought about significant advancement in the field of cognitive science। तो जब हम cognitive science हम पढ़ते हैं बेसिकली, वो जो डिसिप्लिन है कॉग्निटिव साइंस का वो यहाँ पे आता है। और कॉग्निशन की जब हम बात करते हैं तो कॉग्निशन मतलब क्या होता है कि वो एक प्रोसेस होती है नॉलेज की, जो किस चीज़ को इन्वॉल्व करती है, जो थिंकिंग को इन्वॉल्व करती है, अंडरस्टैंडिंग को, परसीवरेंस को, मेमोराइजिंग को और प्रॉब्लम सॉल्विंग को इंक्लूड करती है। तो वो क्या होता है, वो कॉग्निशन होता है। कुछ जो कॉग्निशन है साइकोलॉजिस्ट के, जिन्हें हम देख रहे हैं, जिनका जो ह्यूमन माइंड है जो इन्फॉर्म करता है, प्रोसेस करता है सिस्टम को एक कंप्यूटर की तरीके से। तो देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी। तो एक जो स्किल्ड लॉयर होता है या क्रिमिनोलॉजिस्ट होता है, उसको साइकोलॉजी की नॉलेज चाहिए होती है अपने क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, कि किस तरीके से जो विटनेस है उसने उस एक्सीडेंट को रिमेंबर किया है, जो स्ट्रीट फाइट है या फिर जो मर्डर है उसे। हाउ वेल कैन शी और ही रिपोर्ट सच फैक्ट्स व्हेन टॉकिंग द विटनेस स्टैंड इन द कोर्ट। तो क्या जो फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं जो ज्यूरी के जो जजेस हैं उनके डिसीजन को। व्हाट आर द डिपेंडेबल साइंस ऑफ गिल्ट एंड फॉल्सहुड, कि कोई इंसान गलत है या फिर कोई गिल्टी है, उसके साइंस क्या होते हैं। तो हमें एक फिगर दिया हुआ है यहाँ पे, यही चार्ट जो हमने ऊपर पढ़ा उसी का ये आप देख लेना। So what factors are helped important in holding a culprit response for his or her action? ऐसी क्या वजह थी कि जिस वजह से उसने जो कल्प्रिट है उसने ऐसा एक्शन लिया। उसके बाद जो डिग्री ऑफ पनिशमेंट है जो क्या कर सकते हैं क्रिमिनल एक्ट के अंदर हम दे सकते हैं। इसके बाद साइकोलॉजिस्ट जो है इन सारे क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने की कोशिश करता है। एट प्रेजेंट अ नंबर ऑफ साइकोलॉजिस्ट आर इन्वॉल्व इन रिसर्च ऑन सच इशूज़। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट अभी के टाइम पे इतने सारे इश्यूज़ से मतलब डील करने की कोशिश कर रहे हैं। देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ मास कम्युनिकेशन। तो मास कम्युनिकेशन में क्या है, जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो आज की लाइफ में बहुत एक बड़ी बिग वे, मतलब बहुत हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट तो क्या बट बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, बहुत मेजर इन्फ्लुएंस है। तो ये इन्फ्लुएंस क्या कर रहे हैं, हमारी थिंकिंग को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। मतलब हर जगह तो हमें यही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही दिख रही है। हमारी थिंकिंग को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हमारे एटीट्यूड को, हमारे इमोशंस को। इफ़ दे हैव brought us close together, they have also reduced cultural diversities। तो कल्चर की डाइवर्सिटीज़ को उसने क्या किया है, रिड्यूस किया है। जो इम्पैक्ट है मीडिया का कहाँ पे पड़ता है, चिल्ड्रंस के एटीट्यूड को किस तरीके से वो बना रहा है, और जो उनका बिहेवियर है इज़ अ डोमेन वेयर बोथ दीज डिसिप्लिन्स केम टुगेदर। उसके बाद जो साइकोलॉजी है वो हमें हेल्प करती है डेवलप करने में स्ट्रैटेजीज़ जो कि बेटर और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में मतलब मदद कर सकती है हमें। उसके बाद जो एक जर्नलिस्ट है जिनकी रिपोर्ट क्या है, न्यूज़ हमें देखनी है, जो रीडर्स हैं उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। सिंस मोस्ट स्टोरीज डील विथ ह्यूमन इवेंट्स, बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो ह्यूमन इवेंट से डील करती हैं, उनके नॉलेज, उनके मोटिवेशन, इमोशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद जो स्टोरी है इसकी विल हैव मोर इम्पैक्ट इफ़ इट इज़ बेस्ड ऑन अ बैकग्राउंड ऑफ साइकोलॉजिकल नॉलेज एंड इंसाइट।
तो वो स्टोरी जो है वो और भी ज़्यादा क्या होगी, इम्पैक्टफुल होगी अगर वो ह्यूमंस की मतलब वो साइकोलॉजी अगर उसका बेस होगा. देन वी हैव नेक्स्ट विच इज़ म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स. जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने मतलब किसी भी काम का ना परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए म्यूज़िक को क्या किया है, यूज़ किया है. और जो म्यूज़िक है और इमोशंस जो है वो एक एरिया ऑफ स्टडी है आज की डेट में, और उसमें बहुत सारी स्टडीज़ की गई हैं. जो म्यूजिशियंस हैं इंडिया में बेसिकली उन पे एक्सपेरिमेंट है. हाँ, जो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर रहे हैं वो जिसको म्यूज़िक थेरेपी कहते हैं. इसमें क्या है, डिफरेंट जो राग हैं वो यूज़ होते हैं और उनको फिज़िकली अलाइनमेंट में यूज़ किया जाता है. तो म्यूज़िक जो है वो एक बहुत इफ़ेक्टिव थेरेपी मानी जाती है. देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग. तो at first glance the relation between psychology and architecture would appear improbable. मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कुछ मतलब इम्प्रॉबेबल है, यानी कि एक दूसरे के साथ जम नहीं रहे हैं. लेकिन जो एक्चुअल में ऐसा नहीं है. जब हम किसी भी आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं या किसी भी हम आर्किटेक्ट की बात कर रहे हैं तो उसको क्या करना है, अपने जो मतलब जो उनके पास क्लाइंट है उनको क्या करना है, उसे सेटिस्फाई करना है. तो जो डिज़ाइन है उसका मेंटल और फिजिकल स्पेस क्या होना चाहिए, सेटिस्फाइंग एस्थेटिकली वो सेटिस्फाइंग होना चाहिए. तो जो इंजीनियर्स हैं वो क्या करते हैं, वो इस चीज़ को अपने अकाउंट में लेते हैं कि जो ह्यूमंस हैं उनकी जो हैबिट है प्लान बनाने की सेफ्टी के लिए. तो जैसे फॉर एग्जांपल ऑन स्ट्रीट एंड हाईवे साइकोलॉजिकल नॉलेज हेल्प्स इन बिग वे इन डिज़ाइनिंग ऑल मैकेनिकल एंड डिवाइसेस डिस्प्ले. तो ये है. उसके बाद जो साइकोलॉजी है वो यहाँ पे भी यूज़ होती है. नॉलेज ऑफ प्रिटेनिंग ऑफ ह्यूमन फंक्शंस. जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो आज के टाइम पे बहुत वैरायटी ऑफ सेटिंग्स में काम कर रहे हैं. जो जैसे कि टीचिंग हो गया, ट्रेनिंग, लोगों को ट्रेन करना कि किस तरीके से वो अपनी प्रॉब्लम्स के साथ इफ़ेक्टिवली डील कर सकते हैं. जो ह्यूमन सर्विस एरियाज़ हैं जहाँ पे हम क्लिनिकल काउंसलिंग और कम्युनिटी और स्कूल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की बात करते हैं. देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड फिर है काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट. क्लिनिक साइकोलॉजिस्ट बेसिकली बहुत जो है बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती हैं उनके साथ डील करता है. उसके बाद ये थेरेपी प्रोवाइड करता है बहुत सारे अलग अलग मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए. और जो केस है एंजाइटी का और फेयर का उसके लिए, और जो उसके अलावा जो स्ट्रेस होता है घर पे उसके लिए. सो दे वर्क आइदर एज प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स और एट हॉस्पिटल्स. तो ये जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं ये प्राइवेट मतलब खुद का प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स भी होते हैं और हॉस्पिटल्स में भी होते हैं, मेंटल इंस्टीट्यूशंस में भी होते हैं और सोशल एजेंसीज में भी होते हैं. सो दे मे बी इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग इंटरव्यूज एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग साइकोलॉजिकल टेस्ट टू डायग्नोज द क्लाइंट्स प्रॉब्लम. तो ये बहुत सारे इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है उनका, और डायग्नोसिस करते हैं जो क्लाइंट होती है उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में. एंड यूज़ साइकोलॉजिकल मेथड फॉर देयर ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन. और जो साइकोलॉजिकल मेथड्स हैं उन्हें वो इस्तेमाल करते हैं ट्रीट करने के लिए और रिहैबिलिटेशन, यानी कि अगर किसी नशे में है इंसान तो उसको रिहैबिलिटेट करने के लिए. तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्लिनिकल साइकोलॉजी में काफ़ी अट्रैक्टिव है. तो उसके बाद है काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट. ये बेसिकली क्या है, ये वर्क करते हैं पर्सन की जो सफ़र कर रहा है, जिसमें मोटिवेशन की प्रॉब्लम, मोटिवेशनल प्रॉब्लम है या फिर कोई इमोशनल प्रॉब्लम चल रही है. सो द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर क्लाइंट्स आर लेस सीरियस दैन दोज ऑफ द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. तो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के जो पेशेंट होते हैं उनकी प्रॉब्लम थोड़ी कम सीरियस होती है. जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं वो ये चीज़ इन्वॉल्व करते हैं वोकेशनल रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स को, जो हेल्प करते हैं लोगों के उनके प्रोफेशनल चॉइसेस को एडजस्ट करने में. उसके बाद जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं वो काम करते हैं पब्लिक एजेंसीज़ में, जैसे कि जो मेंटल हेल्थ केयर्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं. देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट.
तो ये जनरली जो कम्युनिटी मेंटल हेल्थ होती है उससे रिलेटेड है। ये मेंटल हेल्थ एजेंसीज में काम करते हैं और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में और गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में काम करते हैं। ये हेल्प करते हैं कम्युनिटी को और इंस्टीट्यूट को एड्रेस करने में, जो उसके फिज़िकल और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ डील करने में। रूरल एरियाज़ में वो हेल्प करते हैं हमें मेंटल हेल्थ सेंटर्स को इस्टेब्लिश करने में, और अर्बन एरियाज़ में वो एक ड्रग रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स में हम उनको यूज़ कर सकते हैं। तो मैनी कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो वर्क विथ स्पेशल पॉपुलेशन सच एज एल्डर्स और द फिज़िकल एंड मेंटली चैलेंज्ड। तो बहुत सारी जो कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट हैं वो काम करते हैं स्पेशल पॉपुलेशन में, जहाँ पे जो एल्डर हैं और जो फिज़िकली और मेंटली चैलेंज्ड लोग हैं उनके ऊपर काम करते हैं। बिसाइड द रीडायरेक्शन एंड एलिवेशन ऑफ द वेरियस programs and plans, community based rehabilitation is major interest to community psychologist। तो कम्युनिटी बेस्ड जो रिहैबिलिटेशन होता है वो एक मेजर इंटरेस्ट होता है कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट का। देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज स्कूल साइकोलॉजिस्ट। तो ये बेसिकली एजुकेशन सिस्टम में और जो रोल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हमें ट्रेनिंग के लेवल देने चाहिए वो इन्वॉल्व करता है। ये जो स्कूल साइकोलॉजिस्ट हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव टेस्ट में और वेदर जो इंटरप्रेट टेस्ट हैं जो रिज़ल्ट करते हैं, हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को उनकी प्रॉब्लम्स के साथ डील करने के लिए, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं स्कूल पॉलिसीज़ को फॉर्म करने में। ये फैसिलिटेट करते हैं जो कम्युनिकेशन होता है पेरेंट्स के, टीचर्स के और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, और ये टीचर्स और पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन देते हैं स्टूडेंट के एकेडमिक प्रोग्रेस के बारे में। देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट। तो जो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट होती है रेंडर वैल्यूएबल हेल्प इन डीलिंग विद प्रॉब्लम्स दैट द एग्जीक्यूटिव एंड एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टेंड टू फेस इन देयर रिस्पेक्टिव रोल। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव और एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम्स को जो डील करता है वो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट होता है। ये हमें प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन कंसल्टेंसी जो सर्विसेज हैं उनकी, और उनको ऑर्गेनाइज करते हैं जो स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उनमें, इन ऑर्डर टू इन्हेंस देयर इफ़िशियंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की, जैसे HRD, जो क्या है दूसरे ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट हैं और चैलेंज करते हैं मैनेजमेंट प्रोग्राम को। देन वी हैव द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज़ साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। हमारी एवरीडे लाइफ में किस तरीके से साइकोलॉजी क्या है हेल्प कर रही है। सो द डिस्कशन अबव मे हैव क्लैरिफाइड दैट साइकोलॉजी इज़ नॉट ओनली अ सब्जेक्ट दैट सेटिस्फाइज some of the curiosities of our mind about human nature। तो ये सिर्फ एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो कि इंसान की माइंड की क्यूरियोसिटीज़ को ह्यूमन नेचर के क्यूरियोसिटीज़ को सेटिस्फाई करता है, लेकिन ये हमें ये चीज़ भी ऑफ़र करता है कि किस तरीके से हम उस सब्जेक्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो दे मे रेंज फ्रॉम प्योरली पर्सनल, तो ये बिल्कुल पर्सनल भी हो सकता है। जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि एक जो डॉटर है वो एल्कोहलिक फादर से डील कर रही है, और जो मदर है वो विथ अ प्रॉब्लम चाइल्ड, या फिर एक मदर जो है वो उसके चाइल्ड की कुछ प्रॉब्लम से डील कर रही है, टू दोज दैट मे बी रूटेड विद इन द फैमिली सेटअप। जैसे कि कुछ बच्चे जो कि लेक ऑफ कम्युनिकेशन है, उनका इंटरेक्शन अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ नहीं है, या फिर ऐसे लार्ज ग्रुप और कम्युनिटी जैसे जो टेररिस्ट ग्रुप है, या जो सोशली आइसोलेटेड कम्युनिटीज़ हैं, और जो नेशनल और इंटरनेशनल डायमेंशंस भी हो सकते हैं। तो जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिलेटेड हैं एजुकेशन से, हेल्थ से, इन्वायरमेंट से, सोशल जस्टिस से, और वुमेन के डेवलपमेंट से, इंटर ग्रुप रिलेशन से, इन सब चीज़ों से। तो ये क्या है, परवेसिव हैं। तो जो ये सल्यूशन है इन प्रॉब्लम्स का, ये इन्वॉल्व करता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल रिफॉर्म्स। तो इसमें इंटरवेंशन जो है, जो इंडिविजुअल के लेवल पे हमें चाहिए होता है, वो in order to change. Many of these problems are largely of psychological nature and they result from our unhealthy thinking। तो बहुत सारे जो साइकोलॉजिकल नेचर है वो मतलब अनहेल्दी थिंकिंग की वजह से होता है, या नेगेटिव एटीट्यूड होता है जो लोगों का
उसकी वजह से होता है, या जो अनडिज़ायरेबल पैटर्न है बिहेवियर का उसकी वजह से होता है। तो एक जो साइकोलॉजिकल एनालिसिस है इन प्रॉब्लम्स का, वो हमें हेल्प करता है, मतलब एक डीपर अंडरस्टैंडिंग में इन प्रॉब्लम्स की, एंड ऑल्सो इन फाइंडिंग देयर इफेक्टिव सोल्यूशन, और उसके इफेक्टिव सोल्यूशंस को ढूंढने में भी हमें हेल्प करता है। तो जो पोटेंशियल होता है साइकोलॉजी का इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, वो हमने रियलाइज़ किया है, जो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें चाहिए। मीडिया हैज़ प्लेड अ विजुअल रोल इन दिस रिस्पेक्ट। तो मीडिया ने बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस फील्ड में। यू मे हैव सीन ऑन टेलीविजन काउंसलर्स एंड थेरेपिस्ट सजेस्टिंग सॉल्यूशन टू अ वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू चिल्ड्रन, एडोलसेंट, एडल्ट एंड एल्डर पीपल। तो हमने बहुत सारे टीवी पे हमने ये चीज़ देखी होगी कि जो काउंसलर्स होते हैं और जो थेरेपिस्ट होते हैं, वो प्रॉब्लम्स का सल्यूशन दे रहे होते हैं बच्चों को, जो एडल्ट्स होते हैं उनको, या फिर जो बहुत एल्डर पीपल होते हैं उन्हें। सो यू मे ऑल्सो फाइंड देम एनालाइजिंग विजुअल सोशल प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू सोशल चेंजेस, डेवलपमेंट, पॉपुलेशन, पोवर्टी, इंटरपर्सनल और इंटर ग्रुप वायलेंस, और जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, इन सब के बारे में वो एनालाइज करते हैं, सब सोशल प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा जो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं वो एक्टिव रोल प्ले करते हैं डिज़ाइन करने में और एग्जीक्यूट करने में, जो इंटरवेंशन प्रोग्राम्स होते हैं उनके, एक लोगों को एक अच्छी बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करने में। हैंस इट इज़ नो सरप्राइज दैट वी फाइंड साइकोलॉजिस्ट वर्किंग इन डाइवर्स सेटिंग। तो हम देख सकते हैं कि साइकोलॉजिस्ट बहुत अलग अलग सेटिंग, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, इंडस्ट्री, प्रिजनर्स, और जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ पे काम करते हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं वो एज अ कंसल्टेंट, जो लोगों को उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है। इसके अलावा जो हेल्पिंग यू इन रेंडरिंग सोशल सर्विसेज टू अदर, जो साइकोलॉजिकल नॉलेज है वो हम पर्सनली रिलेवेंट हमारी डे टू डे लाइफ में भी हम यूज़ कर सकते हैं। जो उनके प्रिंसिपल हैं और जो मेथड है साइकोलॉजी के, जो हमें हेल्प करते हैं इस सब्जेक्ट को पढ़ने में, जो हम जहाँ पे हम एनालिसिस का यूज़ कर सकते हैं, और हम खुद को समझ सकते हैं दूसरों के साथ जो रिलेशंस हैं हमारे उन्हें। सो इट इज़ नॉट दैट वी डू नॉट थिंक अबाउट आवर सेल्फ। इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने बारे में नहीं सोचते हैं, but very often some of us think very highly of ourselves, and any feedback that contradicts our opinion about ourselves is rejected because we engage in what is called defensive behavior. तो मतलब कोई भी फीडबैक हमारे बारे में अगर हमें दिया जाता है, अगर इफ़ इट इज़ स्पेशली इफ़ इट इज़ नेगेटिव, तो हम उसको मानने से इनकार कर देते हैं, हम उसे मतलब रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये एक डिफेंसिव बिहेवियर को दिखाता है। तो कुछ केसेस में जो लोग हैं उनमें जो हैबिट है इस चीज़ को करने की, इन कंडीशंस में हम क्या कर सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं कि वो किस तरीके से ग्रो करें, और जो ये पॉजिटिव और बैलेंस अंडरस्टैंडिंग है हमारे बारे में, उस चीज़ को हम क्या करें। जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं इनको हम पॉजिटिव मैनर में अपने गुड हैबिट्स को डेवलप करने में, जैसे कि स्टडी करने में, और हमारी लर्निंग को, मेमोरी को इम्प्रूव करने में, और सॉल्व करने में जो पर्सनल और इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, अप्रोप्रिएट डिसीजन मेकिंग की स्ट्रैटेजी होती है, यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। सो यू विल ऑल्सो फाइंड इट ऑफ यूज टू रिड्यूस और एलिवेट द स्ट्रेस ऑफ एग्जामिनेशन। तो हम इसको एग्जामिनेशन के स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए या उसे बढ़ाने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो साइकोलॉजिकल नॉलेज है ये हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, मतलब हमारे पर्सनल और सोशल पॉइंट्स को भी बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग बनाती है। तो की पॉइंट्स यहाँ पे इतने सारे हमने अभी तक डिस्कस किए हैं। देन हमें समरी दी हुई है और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सो वी विल मीट यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो विद आवर नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।